नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुकलेवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए द साइलेंट पेशेंट सीरीज के अंदर एक नई वीडियो लेके, जो उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एलेसिया के साथ एक और थेरेपी सेशन कर रहा था। मैंने उसके आर्ट वर्क के बारे में बात करी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उससे उसकी पेंटिंग के बारे में पूछा कि आखिर उसने उसके मॉम के एक्सीडेंट की पिक्चर जो बनाई थी, उसमें उसने उस गाड़ी को अकेला क्यों छोड़ दिया। उस गाड़ी में सिर्फ उसकी मॉम थी, वो खुद नहीं थी। जबकि असल में एक्सीडेंट के वक्त एलिसिया भी उसी गाड़ी में थी। तो वो क्या कहना चाहती थी कि सिर्फ एक्सीडेंट उसकी माँ के लिए हुआ था। उस पेंटिंग के ज़रिए वो क्या कहना चाहती थी या क्या साबित करना चाहती थी, ये जवाब मैं उससे जानना चाहता था। लेकिन एलिसिया इस पर भी चुप्पी साधे हुए थी। मैंने उससे दूसरा सवाल करा कि आखिर उसने जीसस के नाम पे गैब्रियल को क्रॉस पर क्यों टांगा था, और उसकी आंटी की ऐसी तस्वीर क्यों बनाई जिसे देखकर उन्हें इतना दुख हुआ। जब मैं उससे उसके आर्ट गैलरी के बारे में बात कर रहा था, तो एक बार के लिए उसने अपनी पलकें उठा के मुझे देखा, लेकिन उसकी खामोशी अब भी बरकरार ही थी। मैंने उस प्ले के बारे में पूछा। मैंने उस प्ले की एक कॉपी अपनी जेब से बाहर निकाल के टेबल पर रखी और उससे वही सवाल दोहराया जो मैंने प्रोफेसर से करा था। आखिर अल्सेस्टिस कभी भी कुछ बोली क्यों नहीं। शायद अब उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था। मैंने तभी उससे कहा कि मैंने प्रोफेसर और रोवेना दोनों से बात कर ली है। क्या तुम फिर से पेंट करना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा आर्टवर्क का सामान दिलवा सकता हूँ तुम्हें। और आखिरकार आज वो हुआ जिसकी कल्पना हम में से किसी ने कभी नहीं करी थी। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ किसी बच्चे की तरह देखा। आज पहली बार मुझे उसमें एक पेशेंट नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान दिखा था। और उसने मेरे इस सवाल का जवाब अपनी एक मुस्कान से दिया। आज से पहले कभी भी किसी ने एलिसिया को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। शायद मैं इसे एक अच्छी शुरुआत समझ सकता हूँ। अब फैसिलिटी में लंच टाइम हो चुका था। हम सब खाना खा रहे थे। एलिफ अपनी गैंग के साथ बैठी थी और एलिसिया बिल्कुल अकेले एक कोने में चुपचाप। मैं भी एक कोना देखकर खाने के लिए बैठ गया। शांति का मजा लेते हुए मैं खाना खा ही रहा था कि तभी वहां पर रंग में भंग डालने आ गया क्रिश्चियन और मुझसे कहने लगा कि तुम एलेसिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो। उसने तुम्हें इमोशनली अपने काबू में कर लिया है। साइकोथेरेपिस्ट तुम हो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। तुम उसे वो सब दे रहे हो जो उसे चाहिए, और बदले में तुम्हें सिर्फ उसकी खामोशी मिल रही है। तुम उसका मुंह खुलवाने में अब तक कामयाब नहीं हो सके हो। ये बात तुम भूलो मत कि तुम्हें एक डेडलाइन दे रखी है ये काम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना, यानी 6 हफ्ते। और मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी कोशिशें कुछ रंग ला रही है। मैं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं कोई भी नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने चुपचाप वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। मैं क्रिश्चियन से झगड़ा करके कुछ हासिल करता भी तो क्या। मैंने बाहर आकर एक सिगरेट जलाई और मार्टिन से एलेसिया के सामान के बारे में पूछा। मार्टिन ने बताया कि एलेसिया का सारा आर्ट से रिलेटेड सामान गैलरी में नहीं है, बल्कि वो उसने अपने पास रखा है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि इन बातों को 6-7 साल हो चुके हैं, तो अभी भी आखिर मार्टिन के पास एलेसिया का सामान कर क्या रहा है। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, या उनकी उससे कोई याद जुड़ी हुई थी, या फिर वो उसके लिए कुछ खास वैल्यू रखते थे क्योंकि वो एलेसिया का सामान था। मुझे नहीं पता, और मैं शायद ये जानना भी नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा, अगर वो सामान तुम्हारे पास है तो क्या तुम वो सामान पूरा फैसिलिटी लाके दे सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं सोच रहा था कि जैसे तुमने सलाह दी थी कि क्यों ना एलेसिया को फिर से पेंट करने दिया जाए। मुझे कुछ शक हुआ, अगर वो इतने अच्छे दोस्त थे तो मार्टिन उससे कभी मिलने क्यों नहीं आया, और आज तो मौका भी मिल रहा है। वो फिर भी यहाँ आने में इतना कतरा क्यों रहा है? मैंने उससे कहा कि तुम रहने दो, वो सारा सामान मैं खुद तुमसे ले जाऊंगा। तब जाके उसकी जान में जान आई। कैथरीन ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि कल 7 बजे मैं निकोल से मिलने जाऊंगी, मेरी रिहर्सल खत्म होने के बाद। तुम चिंता मत करना, शायद हो सकता है मुझे शाम को घर आने में लेट हो जाए। अगले दिन मैं रिहर्सल वाली जगह पर 7 बजे से पहले ही पहुंच गया और मेन गेट से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा हो गया ताकि कैथरीन मुझे बाहर आते वक्त देख ना ले। 7 बज चुके थे और थिएटर से सभी एक्टर्स बाहर निकलने लगे। मैं इंतजार कर रहा था कि कैथरीन कब बाहर आए और कब मैं उसका पीछा करना शुरू करूं। लेकिन अब 5 मिनट हो चुके थे, 10, 20,
और अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था, तो मैं खुद चेक करने के लिए अंदर पहुंच गया। सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कैथरीन की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी। वो बड़ी घबराहट में लग रही थी, शायद कहीं पहुँचने की बहुत जल्दी थी उसे। उसकी आवाज़ सुन के एक बार को मैं डर गया और तुरंत मैंने वहाँ पे एक सेफ जगह ढूंढी और वहाँ छुप गया। कैथरीन इतनी जल्दी में थी कि उसकी नज़र मुझ पे नहीं गई और वो तुरंत मेन डोर से बाहर निकल गई। मैं उसका पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आया था। वो एक जगह रुक कर किसी का इंतज़ार करने लगी। कहीं वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैं पास के बियर बार में चला गया, जिसके शीशे से सिर्फ मैं उसे देख सकता था, वो मुझे नहीं। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद कैथरीन की दोस्त निकोल वहाँ आई। मैं उसे देखकर खुश भी था और दुखी भी। खुश क्योंकि वो आज सच कह रही थी, और दुखी इसलिए क्योंकि वो मैसेज किसके थे कैथरीन के लैपटॉप पे, मुझे अभी तक इस बात के बारे में कुछ भी ज़रा सा भी क्लू नहीं मिला था। और मेरी जो जांच पड़ताल थी कैथरीन को लेके, वो किसी भी दिशा में नहीं जा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या। हमने एक खाली पड़े कमरे को एलिसिया का स्टूडियो बनाया, जहां वो अपनी मर्जी से पेंट कर सकती थी। यूरी ने इस काम में मेरी बड़ी मदद करी। वहां उसके खुद के सारे सामान थे जो मैं मार्टिन से लाया था। एलिसिया ने अपना पेंट ब्रश उठाया और कैनवास पर एक सीधी लाइन खींची, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे वो अपनी दुनिया में समा गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा। कुछ समय बाद उसकी पेंटिंग शेप लेने लगी। उसने इस फैसिलिटी की पेंटिंग बनाई थी जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी और दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। आदमी मैं था और औरत थी खुद एलिसिया, और मैंने एलिसिया को बाहों में उठा रखा था। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे आग से बचा रहा हूँ या उसे आग में धकेल रहा हूँ। पेंटिंग देखकर इतना समझ आना तो नामुमकिन था, क्योंकि इस हालत में दवाइयों के नशे में इतनी क्लियर पेंटिंग बनाना वो तो ठीक था, लेकिन शायद वो बारीकियां ठीक से नहीं बना पा रही थी। एलिसिया की पेंटिंग देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं थोड़ी देर रिसेप्शन पर चला गया यूरी से बात करने के लिए। वहां जाकर देखा कि एक लेडी वहां पहले से ही चिल्ला रही थी। असल में वो लेडी थी मिसेस बारबी हेलमन, एलिसिया की पड़ोसी, जिसने उस रात पुलिस को फ़ोन करा था उनके घर पे गोली की आवाज़ सुनने के बाद, और वो यहाँ एलिसिया से मिलने आई थी। उसने मुझे बताया कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हर महीने यहाँ उनसे मिलने आती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो बाहर चली गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। उसके बाद वो मीटिंग रूम में एलिसिया से मिलने जाती है। स्टेफनी पीछे से मना कर रही थी कि ये हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन यूरी और मैंने बात को संभाल लेने के हिसाब से उसे हाथों से इशारा करा और हम मिसेस हेल्मन को लेके आगे चले गए। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई और वो रूम से बाहर निकली। रूम से बाहर आने के बाद मैंने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए, इस आस में कि शायद मुझे उनसे कुछ एलिसिया के बारे में जानकारी मिल जाए। उन्होंने अपना एड्रेस मेरे हाथ में थमाते हुए मुझसे कहा कि अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो तो शाम को 6 बजे आप मेरे घर आ जाना। और बस आज के चैप्टर में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।